आपका दिमाग बहुत कुछ सोचता रहता है, वो भी बिना रुके। जैसे कोई अनचाहा ऐप जो बैकग्राउंड में लगातार चल रहा हो और आपकी बैटरी खत्म कर रहा हो। सुबह से शाम तक वही उलझने, वही पुराने ख्याल जो कभी खत्म ही नहीं होते। चाहे मोबाइल ऑफ कर लो, बाहर की आवाजें बंद कर दो, फिर भी अंदर का शोर रुकता ही नहीं। किसी से पुराना झगड़ा याद आ जाता है, फ्यूचर की टेंशन सताने लगती है, या फिर सेल्फ डाउट इस तरह से चिपक जाता है जैसे कोई पुरानी फाइल जो डिलीट करने के बाद भी रिसाइकल बिन में पड़ी रहती है। और फिर जब कुछ नया सीखने या सोचने की कोशिश करते हो तो दिमाग पहले से ही इतना भरा होता है कि उसमें फ्रेश थॉट घुस ही नहीं पाता। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग एक साफ टेबल की तरह हो जहां सिर्फ वही चीजें रखी हों जो जरूरी हों, तो डिसीजन लेना कितना आसान हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी और माइंड खुद ही शांत और क्रिएटिव बन जाएगा। चैप्टर 1, पुराने बोझ का कमरा खोलना। जब हम अकेले होते हैं तब हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बाहर की आवाजें बंद होते ही अंदर की आवाजें जोर से गूंजने लगती हैं। ऐसे में यादें, अधूरे कॉन्वर्सेशन, कंपैरिजन और बीते हुए फेलियर्स सब एक एक कर सामने आ जाते हैं, जैसे कोई डस्टी ट्रंक जो सालों से खोला ही ना गया हो। ऐसा ट्रंक जिसमें कोई पुरानी डायरी है जो हम खुद से छुपा कर रख देते हैं, कोई पुराना मैसेज जो अभी तक डिलीट नहीं किया गया, किसी दोस्त की बात जो उस वक्त समझ नहीं आई थी पर आज भी माइंड में स्टक है। ऐसे ही बहुत सी चीजें दिमाग में भरी रहती हैं जो ना हम यूज करते हैं, ना ही जाने देते हैं। ये चैप्टर इस बंद कमरे की बात करता है जहां आपने सब जमा कर रखा है। गिल्ट, सेल्फ डाउट, पुरानी गलतियां और वो सिचुएशंस जो आप बार बार रिविजिट करते हो। लेकिन जब तक आप इस रूम को नहीं खोलते, फ्रेश एयर अंदर नहीं आ सकती। सोचो, अगर कोई फिजिकल रूम हमेशा बंद रहे तो उसमें कितना सफोकेशन होगा। उसी तरह माइंड भी ब्रीदिंग स्पेस मांगता है। इसलिए सबसे पहले उस मेंटल क्लटर को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। हर थॉट को अलग से देखने की कोशिश करो, जैसे कोई मेसी ड्रॉर जिसमें से पुराने बिल्स, एक्सपायर्ड कार्ड्स या बेकार के पैम्फलेट निकल रहे हों। उनमें से कई चीजों को हम सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, जबकि उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। अब यही टेक्निक माइंड पर अप्लाई करनी है। हर थॉट जो बार बार आता है उससे खुद से क्वाइटली पूछना है, क्या ये मेरे करंट गोल से जुड़ा है? क्या इससे मेरी माइंडसेट ग्रो होती है? क्या ये थॉट मेरी एनर्जी बचा रहा है या खींच रहा है? और अगर इसका कोई फायदा नहीं तो उसे रिस्पेक्टफुली जाने देना है। इस प्रोसेस में पहले रेजिस्टेंस आएगा। शायद आपका माइंड कहे कि ये सब जरूरी है, यही तो मेरी स्टोरी है। लेकिन असली क्लैरिटी तब आती है जब आप समझ पाते हो कि आप अपनी स्टोरी के मालिक हो, कोई कैरेक्टर नहीं। हर बार जब माइंड किसी अनवांटेड थॉट को दोहराए तो इमेजिन करो जैसे आप मोबाइल से कोई अनवांटेड ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हो। पहले थोड़ा हेजिटेट करोगे, लेकिन अनइंस्टॉल करने के बाद जब फोन फास्ट चलता है तो उसी वक्त फील होता है कि डिसीजन सही था। एक और बात ध्यान रखने वाली है, मेंटल क्लटर सिर्फ पास्ट से नहीं आता, फ्यूचर से भी आता है। जैसे किसी अपकमिंग इंटरव्यू की चिंता, किसी रिजल्ट का वेट या किसी रिलेशनशिप का अनक्लियर स्टेटस, ये सब करंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आज से एक छोटा सा स्टेप लेना है। जैसे ही कोई थॉट रिपीट हो, पॉज करो, ब्रीथ करो और डिसाइड करो कि क्या ये थॉट मेरे लिए वैल्यूएबल है। माइंड को क्लीन करना कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए रोज मूवमेंट चाहिए, वैसे ही माइंड को लाइट रखने के लिए अवेयरनेस चाहिए। और हाँ, जब आप हर दिन थोड़ी अवेयरनेस के साथ उस कमरे को खोलने लगोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब अंदर की हवा भी साफ लगेगी। वहीं से शुरुआत होगी एक शांत, क्लियर और फोकस्ड सोच की, जहां अब सब कुछ रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही चीजें रहेंगी जो आपको ग्रो कराती हैं। चैप्टर 2, भीतर का डायलॉग बदलना। कुछ आवाजें बाहर से नहीं आती, वो अंदर से चलती रहती हैं, बिना रुके, बिना थमे। और सबसे अजीब बात यह है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। जैसे, तू कभी सक्सेस नहीं कर पाएगा, तू दूसरों जितना स्मार्ट नहीं है, तेरे पास वो स्किल्स नहीं है जो आज के टाइम में चाहिए। अब सोचो, कोई बाहर से आकर अगर हर दिन तुम्हें ये बातें कहे तो शायद तुम एक दिन भी उससे बात ना करना चाहो। लेकिन जब वही बातें खुद का माइंड कहता है तो हम उन्हें सच मान लेते हैं, मानो वो हमारे ही अंदर की सच्चाई हो। असल में ये हमारी आदत बन जाती है, एक इनविजिबल लूप जहां हर गलती पर हम खुद को नीचा दिखाते हैं, हर कंपैरिजन में खुद को पीछे समझते हैं, हर चैलेंज में पहले से हार मान लेते हैं। और ये सब चलता है बिना पॉज लिए, बस ऑटो मोड पर। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे दिमाग में एक माइक है जो तुम्हारी हर सोच को एम्पलीफाई करता है। जो तुम खुद से कह रहे हो वही लाउड हो रहा है और फिर वही रियलिटी बनता जा रहा है। इस माइक को म्यूट नहीं करना, बस उसका टोन बदलना है।
इस चैप्टर का सबसे क्वाइट लेकिन इम्पैक्टफुल हिस्सा यही है, अपनी इनर वॉइस को थोड़ा जेंटल बनाना। जब कोई छोटा सक्सेस मिले, खुद को अप्रिशिएट करना। जब कुछ टफ लगे, खुद को समझाना कि ये बस एक लर्निंग फेज है। और जब तुम कंफ्यूज्ड महसूस करो, तो खुद को एडवाइस देना जैसे तुम किसी क्लोज फ्रेंड को देते हो। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस माइंड को हील करते हैं। जैसे, मैं सीख सकता हूं, मेरे पास ग्रोथ की स्पेस है, आज टफ है तो कल आसान हो सकता है। ये कोई ड्रामेटिक लाइंस नहीं, ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जब ये डेली थॉट्स में आती हैं तो कॉन्फिडेंस भी डेली बढ़ता है। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हो कि वही माइंड जो पहले डराता था, अब साथ देता है। वही थॉट्स जो प्रीवियसली एनर्जी खींचते थे, अब मोटिवेशन देने लगते हैं। और सबसे पावरफुल बात यह है कि आप हर मोमेंट में खुद को सपोर्ट करना सीख जाते हो, बिना किसी एक्सटर्नल फीडबैक के। बस अपने अंदर की आवाज को फ्रेंड बना लेते हो, और यही इनर फ्रेंडशिप सबसे मजबूत होती है। चैप्टर 3, तनाव को पिघलाना। एक ऐसा मोमेंट आता है जब सब कुछ परफेक्टली चलता हुआ भी हैवी सा महसूस होने लगता है। दिन भर के काम पूरे करने के बाद भी माइंड में टेंशन सी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल वेट सिर पर रखा हो, जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। अब इस वेट को देखकर डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत होती है। क्योंकि टेंशन का काम है सिग्नल देना, अलर्ट करना कि कुछ चीजें अंदर सेटल नहीं हो रही। सोचो जैसे कोई पानी भरा ग्लास है और कोई छोटी सी बूंद भी अगर उसमें डाल दी जाए तो वो बाहर गिर जाती है। वैसे ही जब हमारा माइंड पहले से भरा हो, वरी से, इनकम्प्लीट टास्क से, ओवरथिंकिंग से, तब एक छोटी सी बात भी ओवर रिएक्ट करवा देती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहले जरूरी है उस मोमेंट को ऑब्जर्व करना जब टेंशन शुरू होती है। क्या वो किसी ईमेल के बाद शुरू हुई या किसी फोन कॉल के बाद? क्या वो तब बढ़ी जब तुमने सोशल मीडिया पर किसी और की सक्सेस देखी? बस यही ऑब्जर्वेशन शुरुआत है। इसके बाद ब्रीदिंग को थोड़ा स्टेडी करना, साइलेंस को थोड़ी देर स्पेस देना, ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो माइंड को सेटल करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हमारे पास पहले से मौजूद है, बस यूज करना भूल जाते हैं। तुम्हारा माइंड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे अपडेट करके काम कर दिया जाए। वो एक सिस्टम है जो अटेंशन मांगता है, और जब तुम उसे प्रायोरिटी देते हो तो वही माइंड टेंशन को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। एक और जरूरी चीज, टेंशन को हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे जगह दो। जैसे आइस क्यूब को हाथ में लेकर उसके पिघलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही इस इमोशन को होल्ड करो, रन मत करो। धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगता है और उसके साथ तुम्हारी क्लैरिटी भी वापस आने लगती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह होती है कि जब माइंड हल्का होता है तो एक छोटे से कॉफी कप में भी पीस मिलती है। उसी फोन को देखकर स्माइल आ जाती है जिससे पहले नर्वसनेस होती थी। तो अब से जब भी टेंशन का साइन मिले, उसे प्रॉब्लम ना समझो, उसे फीडबैक की तरह लो। और उस फीडबैक पर खुद को जेंटली रिमाइंड करो कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बस एक्स्ट्रा भरे हुए हो। और इस वेट को रिलीज करने का टाइम आ चुका है। चैप्टर 4, डिजिटल जिंदगी को हल्का करना। कभी महसूस किया है कि सुबह आंख खुलने से पहले ही हम अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं, और रात को सोने से ठीक पहले भी वही स्क्रीन हमारी आखिरी नजर देखती है। और इस बीच सैकड़ों बार नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स, स्टेटस, ईमेल्स, ब्रेकिंग न्यूज और किसी रैंडम ऐड की आवाज हमारे माइंड को हर तरफ घुमा देती है। अब ये सब इतना हैबिचुअल हो गया है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कब ये डिजिटल साइकिल हमारी थिंकिंग पर असर डालने लगी। पहले दिन में कुछ घंटों के लिए इंटरनेट ऑन होता था, अब माइंड हर सेकंड कनेक्टेड रहता है। लेकिन ये कनेक्शन असल में डिस्ट्रैक्शन है। कोई एक थॉट माइंड में टिक नहीं पाता, क्योंकि हर 2 मिनट में कोई नई चीज हमारी अटेंशन खींच लेती है। एक वीडियो देखना शुरू करते हैं और देखते देखते 15 वीडियो खत्म हो जाते हैं, और फिर गिल्ट की फीलिंग आती है कि ये वक्त कहीं और देना था। ये चैप्टर उस इनविजिबल बर्डन को हटाने की बात करता है जो मोबाइल, एप्स और स्क्रीन से जुड़ा है। लेकिन कोई टफ सॉल्यूशन नहीं बताता, सिर्फ कुछ सॉफ्ट रिमाइंडर्स देता है। जैसे कभी एयरप्लेन मोड सिर्फ फ्लाइट्स के लिए नहीं, माइंड के पीस के लिए भी जरूरी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना है, बल्कि टेक्नोलॉजी को समझना है और उसे अपने फेवर में यूज करना है। जैसे स्मार्ट टूल्स हैं जो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, कैलेंडर ऐप, रिमाइंडर्स, फोकस टाइमर। लेकिन वही फोन जब हर 5 मिनट में अटेंशन ब्रेक कर रहा हो तो उसे न्यूट्रल करना भी इंपॉर्टेंट है। सोचो, अगर एक दिन में सिर्फ 3 घंटे स्क्रीन पर कम टाइम बिताओ तो वो 3 घंटे किसी नए स्किल में लग सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो सकते हैं, या किसी रियल इंसान के साथ बात करने में लग सकते हैं। एक अच्छा तरीका यह है कि फोन में कुछ एप्स सिर्फ वाईफाई से चलें, ताकि हर जगह रीचेबल ना रहो। और कुछ टाइम ऐसा रखो जब कोई नोटिफिकेशन माइंड तक पहुंचे ही नहीं। ये सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स नहीं, ये माइंड को ब्रीथ करने का स्पेस देना है। सोशल मीडिया को अगर टॉय की तरह यूज करोगे तो वो आपको प्ले करेगा, लेकिन अगर उसे स्ट्रेटेजी के साथ टूल बनाओगे तो वो आपके ब्रांड, गोल्स और अवेयरनेस में वैल्यू डाल सकता है।
और सबसे अच्छा तरीका यही है, खुद से थोड़ी ऑनेस्टी। क्या मैं ये स्क्रीन अभी जेन्युइनली यूज कर रहा हूं या बस अवॉइड करने के लिए स्क्रॉल कर रहा हूं? क्या इस वीडियो से कुछ सीख रहा हूं या बस टाइम पास चल रहा है? जब ये सवाल ऑटोमेटिक बन जाते हैं तब अटेंशन रिक्लेम होता है। तभी माइंड वापस अपने असली काम पर आता है, सोचना, समझना और ग्रो करना। और हाँ, डिजिटल दुनिया में रहकर भी डिजिटली फ्री रहना पॉसिबल है। बस थोड़ी क्लैरिटी और थोड़ा करेज चाहिए अपने स्क्रीन टाइम को वाइजली गाइड करने का। चैप्टर 5, समय को सहेजना। हर इंसान को दिन के सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर भी कुछ लोग उन्हीं घंटों में अपना बिजनेस भी ग्रो कर लेते हैं, फिटनेस भी मेंटेन करते हैं, फैमिली को टाइम भी देते हैं और नई चीजें सीखने का टाइम भी निकाल लेते हैं। जबकि कुछ लोग दिन खत्म होने पर बस यही सोचते रह जाते हैं कि आज भी कुछ काम अधूरे रह गए। असल प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, बल्कि अटेंशन की डायरेक्शन बिखरी हुई है। हमारे पास वक्त होता है, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर बिना प्लानिंग के खर्च हो जाता है। कभी अननेसेसरी कॉल्स में, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल में, कभी किसी और के गोल्स के पीछे भागते हुए। इस चैप्टर में वक्त को एक डिजिटल करेंसी की तरह समझाने की कोशिश की गई है। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रैक करते हो, वैसे ही टाइम को भी ट्रैक करने की जरूरत है। वरना जैसे अनप्लैन्ड खर्च से अकाउंट खाली हो जाता है, वैसे ही अनप्लैन्ड डिस्ट्रैक्शन से दिन खत्म हो जाता है और हाथ में कुछ नहीं रहता। एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है टाइम ब्लॉकिंग का। यानी आप अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो और हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करो। जैसे मॉर्निंग में फिटनेस या रीडिंग, आफ्टरनून में काम के प्रायोरिटी टास्क और इवनिंग में फैमिली या रेस्ट। इससे माइंड हमेशा एक क्लियर स्ट्रक्चर में चलता है और खुद ब खुद फोकस बनने लगता है। अब जब आप कॉन्शियसली किसी काम को समय दे रहे होते हो तो ब्रेन स्कैटर्ड नहीं रहता। वो समझ जाता है कि अभी इसी चीज पर ध्यान देना है, और ये क्लैरिटी ही सक्सेस के पीछे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप अपने रूटीन को इंटेंशनल बना लो तो एक हफ्ते में ही फील आने लगता है कि पहले जितना स्ट्रेस था अब वो कम हो गया है। अब आपको पता होता है कि आपका नेक्स्ट आवर किस काम में जाने वाला है और किस थॉट को प्रायोरिटी देनी है। और हाँ, टाइम सेविंग का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, ये भी जरूरी होता है कि आप अपने दिन में कुछ पॉकेट्स ऑफ रेस्ट भी इंटेंशनली इंक्लूड करो, ताकि माइंड रिचार्ज हो सके और अटेंशन सस्टेन रह सके। अगर आपने कभी देखा हो कि किसी प्रोफेशनल एथलीट का दिन कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो आपको समझ आएगा कि टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है। इस प्रोसेस को कोई स्ट्रिक्ट रूल की तरह फॉलो नहीं करना, बल्कि उसे अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। किसी के लिए मॉर्निंग सबसे एक्टिव होती है, किसी के लिए नाइट। बस ये पहचानना है कि आपकी एनर्जी पीक कब होती है और उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रखना है। जब टाइम एक इंटेंशनल फ्लो में चलता है तब डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली कम हो जाते हैं और फिर डे के एंड में भी माइंड रिलैक्स्ड फील करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दिन वेस्ट नहीं गया। अब जब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि समय कोई लिमिटेशन नहीं बल्कि एक रिसोर्स है जिसे वाइजली हैंडल किया जा सकता है, तो सोचिए कि आप उसे कैसे गाइड करोगे। चैप्टर 6, लोगों के बोझ से खुद को आजाद करना। कई बार हम दिन भर तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है तब एक इनविजिबल प्रेशर हमें परेशान करने लगता है। कोई खास शब्द नहीं होता, कोई खास रीजन नहीं होता, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे कुछ पकड़ कर बैठा हो। इस फीलिंग की जड़ अक्सर होती है लोगों की नजरें, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी बातें। वो दोस्त जो बिना बोले जज करता है, वो रिश्तेदार जो तुम्हारी हर एक्टिविटी को कंपेयर करता है, वो कॉलीग जो हर वक्त बेहतर दिखना चाहता है। धीरे धीरे हम खुद को दूसरों की नजरों में देखने लगते हैं और वहीं से आइडेंटिटी का कंफ्यूजन शुरू होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर डिसीजन इस सोच पर डिपेंड हो कि दूसरा क्या कहेगा, तो असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं रहता और माइंड की क्लैरिटी उसी वक्त धुंधली होने लगती है। इस चैप्टर में एक बात बेहद सॉफ्टली समझाई गई है। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को इंप्रेस किया जाए। सबसे ऑथेंटिक लोग वही होते हैं जो खुद के नजरिए से डिसीजन लेते हैं, चाहे वो फैशन चूज करना हो या करियर पाथ। अब प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें तो आप खुद से कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हो। क्या मैं ये स्टेप इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या इसलिए कि किसी और की उम्मीद पूरी करनी है? क्या मैं अपनी चॉइस से खुश हूं या बस अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहा हूं? जब ये सवाल बार बार सामने आते हैं तब एक क्लियर लाइन बनती है मेरी सोच और दूसरों की राय के बीच की, और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा स्पेस जहां आपका माइंड काम और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। दूसरों के फीडबैक को सुनना गलत नहीं है, लेकिन हर बार उसी के हिसाब से अपना माइंडसेट बदलना खुद को डाइल्यूट करने जैसा होता है। एक एक्सरसाइज जो इस चैप्टर में इनडायरेक्टली सामने आती है वो है एक मोमेंट के लिए खुद को इमेजिन करना उस इंसान के रूप में जो किसी को इंप्रेस नहीं कर रहा, बस अपना नेचुरल वर्जन जी रहा है।
बिना फिल्टर्स के, बिना मास्क्स के। और तब आप महसूस करते हो कि वही वर्जन सबसे अट्रैक्टिव भी है। सोशल मीडिया की दुनिया में ये और चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हर स्वाइप के साथ हम किसी और की लाइफ के एडिटेड वर्जन से कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन खुद को थोड़ा पीछे खींचकर देखो तो समझ आता है कि हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। जब आप अपने रिदम में चलते हो तो दुनिया चाहे जितनी भी तेज भागे, आपके अंदर एक ईज बनी रहती है, और उसी ईज से रियल कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो अगली बार जब माइंड में कोई वॉइस बोले कि लोग क्या सोचेंगे, तो बस एक बात याद रखना, लोग सब भूल जाते हैं, लेकिन आप जो खुद से करते हो वो हर दिन आपके साथ रहता है। और बस यहीं से शुरू होती है वो आजादी, जहां आप किसी की नजरों से नहीं, अपने रिफ्लेक्शन से जुड़कर डिसीजन लेते हो। चैप्टर 7, शांत मन की तैयारी। जब माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तब शांति सिर्फ एक ख्वाब जैसी लगती है। लेकिन कभी खुद से पूछा है कि क्या माइंड को हर वक्त एक्टिव रहना जरूरी है? क्या हमेशा कुछ सोचते रहना ही अवेयरनेस की निशानी है, या फिर वो बस आदत बन चुकी है? असल में हम ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर जीते हैं। एक थॉट आता है, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, और हम बिना कॉन्शियसली नोटिस किए उन्हीं थॉट्स के फ्लो में बहते रहते हैं। तो इस चैप्टर की खूबी यही है कि ये किसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी में नहीं उलझाता। ये सीधे दिल से बात करता है कि अगर आप अपने माइंड के अंदर चल रही एक्टिविटीज को बस ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, बल्कि आपको उनके आने और जाने के बीच की स्पेस समझ आने लगेगी। ये वही जगह है जहां माइंड रिलैक्स करता है और क्लैरिटी मिलती है। शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुद से कभी बातचीत नहीं करते। हमारा ध्यान या तो टीवी पर होता है, या मोबाइल स्क्रीन पर, या किसी दूसरे की बातों में। लेकिन जब आप अपने थॉट पैटर्न को कॉन्शियसली देखना शुरू करते हो, तो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, जैसे कोई नया लेंस लग गया हो जो माइंड की भीतरी स्क्रीन को साफ साफ दिखा रहा हो। एक प्रैक्टिकल तरीका यह हो सकता है, दिन में किसी एक मोमेंट पर बस बैठ जाओ, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और खुद से कहो कि अभी मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जब आप ऐसा करते हो तो एक पैटर्न दिखने लगता है, जैसे कोई पुराना मेमोरी बार बार आ रहा है, कोई फ्यूचर का डाउट बार बार माइंड में घूम रहा है, या कोई कंपैरिजन साइलेंटली चल रहा है। उसी वक्त आपको समझ आता है कि माइंड ज्यादातर टाइम रिएक्शन मोड में है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर बन जाओ तो वो रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है कामनेस में। ये शिफ्ट कोई मैजिक से नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है, और धीरे धीरे माइंड खुद ही चुनने लगता है कि उसे कौन सा थॉट लेना है और कौन सा छोड़ देना है। कुछ लोग इस प्रोसेस को माइंडफुलनेस कहते हैं, कुछ इसे साइलेंस, और कुछ इसे मेडिटेशन। लेकिन इस बुक में इसे किसी एक नाम से नहीं बांधा गया। बस इतना कहा गया है कि अगर आप अपना इनर स्पेस थोड़ा खाली करना चाहते हो, तो सबसे पहले रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन लाओ। चैप्टर 8, असली सुकून की तरफ बढ़ना। कुछ लोग सोचते हैं कि सुकून कोई वेकेशन पर जाकर मिलता है, या जब कोई गोल पूरा हो जाए तब मिलता है। लेकिन अगर ध्यान से महसूस करो तो सुकून कभी बाहर से नहीं आता, वो धीरे धीरे आपके अंदर से उभरता है। जब माइंड हल्का होता है तो सोच भी साफ होती है, और जब सोच में क्लैरिटी आती है तो जिंदगी के हर हिस्से में एक नई लाइट सी महसूस होती है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, रिलेशनशिप्स हो, या खुद से जुड़ा कनेक्शन। इस आखिरी चैप्टर की खासियत यह है कि इसमें कोई चेकलिस्ट नहीं दी गई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई गई, बस एक जेंटल बात कही गई है। अब अपने ऊपर बोझ डालना बंद करो। अब आपको यह डिसाइड करना है कि क्या आपको उन लोगों से बात करनी है जो बार बार आपको ड्रेन करते हैं, या उन हैबिट्स से जुड़ना है जो आपकी एनर्जी को साइलेंटली खा जाती हैं। वो इस फेज में जरूरत है कि आप अपने डेली लाइफ में उन चीजों को स्पेस दो जो आपको रिचार्ज करती हैं। कभी ये एक लॉन्ग वॉक हो सकती है, कभी किसी पुराने दोस्त से बात करना, या सिर्फ ऑफलाइन होकर खुद को ऑब्जर्व करना। इस प्रोसेस में सबसे रियल चीज है ऑनेस्टी। जब आप अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट हो जाते हो तो क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। अब आपको जस्टिफाई नहीं करना होता कि आप कुछ क्यों कर रहे हो या कुछ छोड़ क्यों रहे हो। आपको बस ये समझने की जरूरत होती है कि आपकी पीस सबसे वैल्यूएबल एसेट है, और उस पीस को प्रोटेक्ट करना कोई लग्जरी नहीं, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोई गिल्ट नहीं, अब कोई कंपैरिजन नहीं, बस एक काम प्रेजेंस जो अपने स्पेस में ग्राउंडेड है। और अगर यहां तक पहुंचते हुए आपने खुद में कोई छोटी भी शिफ्ट महसूस की हो, तो समझो कि ये जर्नी वर्थ थी। अब बात आती है कनेक्शन की। अगर आप चाहते हो कि ऐसी किताबें सिर्फ पढ़ी ही ना जाएं, बल्कि समझी भी जाएं, फील की जाएं, तो बुक्स पल्स आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहां आपको हर बुक ऐसे मिलेगी जैसे कोई पुराना दोस्त किसी कॉफी टेबल पर बैठकर समझा रहा हो। तो चलिए, इसी इनर साइलेंस के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ, जो आपके थॉट प्रोसेस को फिर से फ्रेश कर दे।